हेलो मित्रों, आइए लूसेंट बुक से राष्ट्रपति के बारे में देखते हैं। क्या क्या उनकी शक्तियाँ हैं, क्या योग्यताएं हैं, राष्ट्रपति बनने के लिए क्या ज़रूरत है, ये सब देखते हैं। अनुच्छेद 52 राष्ट्रपति। ठीक, राष्ट्रपति देश का संवैधानिक प्रधान होता है और प्रथम नागरिक भी कहलाता है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति पद की योग्यता क्या क्या है, राष्ट्रपति बनने के लिए क्या क्या चाहिए, ये देख लेते हैं। संविधान के अनुच्छेद 58 के अनुसार कोई व्यक्ति राष्ट्रपति होने के लिए तब योग्य होगा जब वह भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। कितना? 35 वर्ष। पैंतीस वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, लोकसभा निर्वाचित किए जाने की योग्यता हो, चुनाव के समय लाभ का पद धारण नहीं करता हो। ये राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए योग्यताएं थी। अब आगे देखते हैं, नोट करके दिया है। क्या दिया है? यदि व्यक्ति राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के पद पर हो या संघ अथवा किसी राज्य के मंत्रिपरिषद का सदस्य हो तो वह लाभ का पद नहीं माना जाएगा। लाभ का पद का निर्धारण कौन करता है? संसद करती है। राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए निर्वाचक मंडल, अनुच्छेद 54। ठीक, राज्यसभा, लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य रहते हैं। नवीनतम व्यवस्था के अनुसार पुदुचेरी विधानसभा तथा दिल्ली के विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों को भी सम्मिलित किया जाता है। राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए निर्वाचक मंडल के 50 सदस्य प्रस्तावक या 50 सदस्य अनुमोदक होने चाहिए। 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक। एक ही व्यक्ति जितनी बार चाहे राष्ट्रपति पद निर्वाचित हो सकता है पद के लिए। कोई बाध्यता नहीं है कि एक ही बार या 2 बार बन सकते हैं, ऐसा कुछ संविधान में नहीं लिखा गया है। राष्ट्रपति का निर्वाचन समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली और एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा होता है। अनुच्छेद 55 में यह दिया गया है। राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवादों का निपटारा उच्चतम न्यायालय द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? अगर राष्ट्रपति के निर्वाचन में कोई विवाद हो गया तो उसका निपटारा सुप्रीम कोर्ट करेगा। निर्वाचन अवैध घोषित होने पर उसके द्वारा किए गए कार्य अवैध नहीं होंगे। राष्ट्रपति अपने पद ग्रहण की तिथि से 5 वर्ष की अवधि तक पद धारण करेगा। कब से करेगा? अपनी पद ग्रहण की तिथि से। अपने पद की समाप्ति के बाद भी वह तब तक पद पर बना रहेगा जब तक कि उसका उत्तराधिकारी पद ग्रहण नहीं कर लेता है। ये अनुच्छेद 56 में दिया हुआ है। पद धारण से पूर्व राष्ट्रपति को एक निर्धारित प्रपत्र पर भारत के मुख्य न्यायाधीश अथवा उनकी अनुपस्थिति में उच्चतम न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश के सम्मुख शपथ लेनी पड़ती है। नोट में दिया हुआ है। अनुच्छेद 77(1) भारत सरकार समस्त कार्यपालिका कार्रवाइयाँ राष्ट्रपति के नाम से की हुई कही जाएंगी। अनुच्छेद 77(3) के अनुसार राष्ट्रपति भारत सरकार का कार्य अधिक सुविधापूर्वक किए जाने के लिए और मंत्रियों में उक्त कार्य के आवंटन के लिए नियम बनाएगा। राष्ट्रपति निम्न दशाओं में 5 वर्ष से पहले भी त्याग दे सकता है। कौन कौन सी दशाएं हैं देख लेते हैं। उपराष्ट्रपति को संबोधित अपने त्यागपत्र द्वारा
यह त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को संबोधित किया जाएगा, जो इसकी सूचना लोकसभा के अध्यक्ष को देगा। अनुच्छेद 56(2). महाभियोग द्वारा हटाए जाने पर। अनुच्छेद 61। महाभियोग के लिए केवल एक ही आधार है, जो अनुच्छेद 61(1) में उल्लिखित है, वह संविधान का अतिक्रमण। अगर राष्ट्रपति संविधान का अतिक्रमण करते हैं तो उन पर महाभियोग लगाया जा सकता है। राष्ट्रपति पर महाभियोग। अनुच्छेद 61। राष्ट्रपति द्वारा संविधान के प्रावधानों के उल्लंघन पर संसद के किसी भी सदन द्वारा उस पर महाभियोग लगाया जा सकता है, परंतु कुछ नियम दिए हैं, देखते हैं। इसके लिए आवश्यक है कि राष्ट्रपति को 14 दिन पहले लिखित सूचना दी जाए, जिस पर उस सदन के 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर हों। संसद के सदन जिसमें महाभियोग का प्रस्ताव पेश है कि 2/3 सदस्यों द्वारा पारित कर देने पर प्रस्ताव दूसरे सदन में जाएगा। जब दूसरा सदन राष्ट्रपति पर लगाए गए आरोपों की जांच करे या कराएगा और ऐसी जांच राष्ट्रपति के ऊपर लगाए गए आरोपों को सिद्ध करने वाला प्रस्ताव 2/3 बहुमत से पारित हो जाता है, तो राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया पूरी समझी जाएगी और उसी तिथि से राष्ट्रपति को पद त्याग करना होगा। राष्ट्रपति को अगर राष्ट्रपति अपने पद को रिक्त कर देते हैं तो उसे कितने महीने के अंदर भरना अनिवार्य है? वो है 6 महीना। जब राष्ट्रपति पद की रिक्ति पदावधि 5 वर्ष की समाप्ति से हुई हो तो निर्वाचन पदावधि की समाप्ति से पहले ही कर लिया जाएगा। पद समाप्त होने के तारीख से पहले ही निर्वाचन कर लिया जाएगा। अनुच्छेद 62(1). किंतु यदि उसे पूरा करने में विलंब हो जाता है तो राज अंतराल न होने पाए, इसलिए यह उपबंध है कि राष्ट्रपति अपने पद की अवधि समाप्त हो जाने पर भी तब तक पद पर बना रहेगा जब तक उसका उत्तराधिकारी पद ग्रहण नहीं कर लेता। ठीक। अनुच्छेद 56(1) देख लेते हैं। 56(1) अनुच्छेद 56(1) ऐसी दशा में उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य नहीं कर सकेगा। अन्य आकस्मिकताओं में राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन। अनुच्छेद 70। जब राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति दोनों का पद रिक्त हो तो ऐसी आकस्मिकताओं में अनुच्छेद 70 राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन का उपबंध करता है। इसके अनुसार संसद जैसा उचित समझे वैसे उपबंध कर सकती है। इसी उद्देश्य से संसद ने राष्ट्रपति उत्तराधिकार अधिनियम 1969 पारित किया है, जो यह उपबंधित करता है कि यदि उपराष्ट्रपति भी किसी कारणवश उपलब्ध नहीं है तो उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश या उसके नहीं रहने पर उसी न्यायालय का वरिष्ठतम न्यायाधीश जो उस समय उपलब्ध हो राष्ट्रपति के कृत्यों को संपादित कर सकता है। राष्ट्रपति के वेतन और भत्ते देख लेते हैं। राष्ट्रपति का मासिक वेतन 5 लाख रुपए है। इसके अलावा इन्हें आजीवन फ्री मेडिकल, आवास और इलाज की सुविधा समेत अन्य भत्ते मिलते हैं। राष्ट्रपति के जो वेतन होते हैं वो आयकर मुक्त होते हैं। भारत के राष्ट्रपति और उनकी पत्नी दुनिया भर में कहीं भी मुफ्त यात्रा कर सकते हैं। राष्ट्रपति के पास 5 लोगों का सेक्रेटेरियल स्टाफ होता है। राष्ट्रपति का मासिक वेतन 5 लाख रुपया है। ये तो हो गया है। राष्ट्रपति के कार्यकाल के दौरान उनके वेतन या भत्तों में किसी प्रकार की कमी नहीं की जा सकती है। राष्ट्रपति को अवकाश ग्रहण के बाद पेंशन के रूप में 1.5 लाख रुपये प्रति माह मिलता है। साथ ही स्टाफ पर खर्च करने के लिए 60,000 रुपया महीना अलग से दिया जाता है। राष्ट्रपति के अधिकार और कर्तव्य देख लेते हैं। क्या उनके अधिकार हैं, कर्तव्य क्या है। नियुक्ति संबंधी अधिकार। किस किस को नियुक्त करते हैं? राष्ट्रपति निम्न नियुक्ति करते हैं। भारत का प्रधानमंत्री इनको नियुक्त करते हैं। प्रधानमंत्री की सलाह पर
मंत्रिपरिषद के अन्य सदस्यों की नियुक्ति, सर्वोच्च या उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति, राज्यों के राज्यपालों की नियुक्ति, मुख्य चुनाव आयुक्त एवं अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति, भारत के महान्यायवादी, राज्य के मध्य समन्वय के लिए अंतर्राज्यीय परिषद के सदस्य, संघीय लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं अन्य सदस्य, संघीय क्षेत्रों के मुख्य आयुक्तों, वित्त आयोग के सदस्यों, भाषा आयोग के सदस्य, पिछड़ा वर्ग आयोग के सदस्य, अल्पसंख्यक आयोग के सदस्य, भारत के राजदूतों एवं अन्य राजनयिकों, अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध में रिपोर्ट देने वाले आयोग के सदस्यों आदि। इतने लोगों का भारत और राष्ट्रपति नियुक्ति करते हैं। विधायी शक्तियाँ क्या है राष्ट्रपति की? राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग होता है। इसे निम्न विधायी शक्तियाँ प्राप्त हैं: संसद के सत्र को आहूत करने, सत्रावसान करने तथा लोकसभा भंग करने संबंधी अधिकार, संसद के सदन में या एक साथ सम्मिलित रूप से दोनों सदनों में अभिभाषण करने की शक्ति, लोकसभा के प्रति प्रत्येक साधारण निर्वाचन के पश्चात प्रथम सत्र के प्रारंभ में और प्रत्येक वर्ष के प्रारंभ सत्र के आरंभ में सम्मिलित रूप से संसद में अभिभाषण करने की शक्ति। ठीक। संसद द्वारा पारित विधेयक राष्ट्रपति के अनुमोदन के बाद ही कानून बन सकता है। संसद द्वारा पारित विधेयक राष्ट्रपति के अनुमोदन के बाद ही कानून बनता है। संसद में निम्न विधेयक को पेश करने के लिए राष्ट्रपति की पूर्व सहमति आवश्यक है: नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्य के क्षेत्र सीमाओं नामों में परिवर्तन संबंधी विधेयक, धन विधेयक जो अनुच्छेद 110 में दिया हुआ है, संचित निधि में व्यय करने वाले विधेयक अनुच्छेद 117(3) से संबंधित है, ऐसे कराधान पर जिसमें राज्य हित जुड़े हो प्रभाव डालने वाले विधेयक, राज्यों के बीच व्यापार, वाणिज्य और समागम पर निर्बंध लगाने वाले विधेयक अनुच्छेद 304 में दिया हुआ है। यदि किसी साधारण विधेयक पर दोनों सदनों में कोई असहमति हो तो उसे सुलझाने के लिए राष्ट्रपति दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुला सकता है, अनुच्छेद 108। किसी अनुदान की मांग राष्ट्रपति की सिफारिश पर ही की जाएगी। अनुदान की मांग राष्ट्रपति की सिफारिश पर की जाएगी। किस अनुच्छेद में दिया है? 113(3). संसद सदस्यों के मनोनयन का अधिकार, राष्ट्रपति को लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व नहीं होने पर उसे समुदाय के 2 व्यक्तियों को मनोनीत करने की शक्ति, अनुच्छेद 331, जो हाल ही में खत्म हो चुकी है। आगे लिखा भी हुआ है, मनोनीत करने की शक्ति संविधान के अनुच्छेद 131 के तहत प्रदान की गई थी, जिसे 104वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा समाप्त कर दिया गया। इसी प्रकार वह कला, साहित्य, पत्रकारिता, विज्ञान और सामाजिक कार्यों में पर्याप्त अनुभव एवं दक्षता रखने वाले 12 व्यक्तियों को राज्यसभा में नामजद कर सकता है, अनुच्छेद 80(3). अध्यादेश जारी करने की शक्ति, संसद के स्थगन के समय अनुच्छेद 123 के तहत अध्यादेश जारी कर सकता है, जिसका प्रभाव संसद के अधिनियम के समान होता है। इसका प्रभाव संसद सत्र के शुरू होने के 6 सप्ताह तक, कितने 6 सप्ताह तक रहता है, परंतु राष्ट्रपति राज्य सूची के विषयों पर अध्यादेश जारी नहीं कर सकता। किस पे? राज्य सूची के विषयों पर। जब दोनों सदन सत्र में होते हैं तब राष्ट्रपति को यह शक्ति नहीं होती है। सैनिक शक्ति क्या है वो देख लेते हैं।
सैन्य बलों की सर्वोच्च शक्ति राष्ट्रपति में सन्निहित है, किंतु इसका प्रयोग विधि द्वारा विनियमित होता है। राजनीतिक शक्ति क्या है? दूसरे देशों के साथ कोई भी समझौता या संधि राष्ट्रपति के नाम से की जाती है। राष्ट्रपति विदेशों के लिए भारतीय राजदूतों की नियुक्ति करता है एवं भारत में विदेशों के राजदूतों की नियुक्ति का अनुमोदन करता है। क्षमादान की शक्ति। संविधान के अनुच्छेद 72 के अंतर्गत राष्ट्रपति को अपराध के लिए दोषी ठहराए गए किसी भी व्यक्ति के दंड को क्षमा करने, उसका प्रतिलंबन, परिहार और लघुकरण की शक्ति प्राप्त है। क्षमा में दंड और बंदीकरण दोनों हटा दिया जाता है तथा दोषी को पूर्णतः मुक्त कर दिया जाता है। लघुकरण की शक्ति में क्या है? दंड के स्वरूप को बदलकर कम कर दिया जाता है, जैसे मृत्युदंड का लघुकरण कर कठोर या साधारण कारावास में परिवर्तित करना। परिहार में दंड की प्रकृति में परिवर्तन किए बिना उसकी अवधि कम कर दी जाती है, जैसे 2 वर्ष के कठोर कारावास को वर्ष के कठोर कारावास में परिहार कर प्रतिलंबित में किसी एक दंड पर, विशेषतः मृत्युदंड, रोक लगाना ताकि दोषी व्यक्ति क्षमा याचना कर सके। विराम में किसी दोषी के सजा को विशेष स्थिति में कम कर दिया जाता है, जैसे गर्भवती स्त्री की सजा को कम कर देना। नोट: जब क्षमादान की पूर्व याचिका राष्ट्रपति ने रद्द कर दी हो तो दूसरी याचिका दायर नहीं की जा सकती है। एक बार आपने याचिका भेजी क्षमादान कम करने के लिए या माफ़ करने के लिए, जो भी है, अगर वो राष्ट्रपति ने रद्द कर दिया तो दोबारा नहीं भेज सकते। राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियाँ। आपातकाल से संबंधित उपबंध भारतीय संविधान के भाग 18 में दिया गया है, 352 से 360 तक। मंत्रिपरिषद के परामर्श से राष्ट्रपति 3 प्रकार के आपातकाल लागू कर सकता है: युद्ध या बाह्य आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह के कारण लगाए गए आपात। 352। एक चीज़ और बता देते हैं, संविधान में, पूरे संविधान में कहीं मंत्रिपरिषद एक जगह है और कहीं नहीं दिया गया। अनुच्छेद 352 में मंत्रिपरिषद शब्द का उल्लेख है और कहीं नहीं। राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफल होने से उत्पन्न आपात। अनुच्छेद 356 अर्थात राष्ट्रपति शासन। वित्तीय आपात 360, अनुच्छेद वित्तीय आपात अनुच्छेद 360, न्यूनतम अवधि 2 माह। राष्ट्रपति किसी भी सार्वजनिक महत्व के प्रश्न पर उच्चतम न्यायालय से अनुच्छेद 143 के अधीन परामर्श ले सकता है, लेकिन यह परामर्श मानने के लिए राष्ट्रपति बाध्य नहीं है। 143 अनुच्छेद 143 के तहत वो परामर्श मांग सकते हैं, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि जो परामर्श सुप्रीम कोर्ट दे वो राष्ट्रपति माने। राष्ट्रपति की वीटो शक्ति क्या है? राष्ट्रपति की वीटो शक्ति देख लेते हैं। संसद द्वारा पारित कोई विधेयक तभी अधिनियम बनता है जब राष्ट्रपति उसे अपनी सहमति दे देता है। जब ऐसा विधेयक राष्ट्रपति की सहमति के लिए प्रस्तुत होता है तो उसके पास 3 विकल्प होते हैं। अनुच्छेद 111 के अंतर्गत वह विधेयक पर अपनी स्वीकृति दे सकता है या विधेयक पर अपनी स्वीकृति सुरक्षित रख सकता है, और तीसरा क्या है? वह विधेयक धन विधेयक को छोड़ करके संसद में पुनर्विचार हेतु लौटा सकता है। ठीक। हालांकि यदि संसद इस विधेयक को पुनः बिना किसी संशोधन के अथवा संशोधन करके राष्ट्रपति के सामने प्रस्तुत करे तो राष्ट्रपति को अपनी स्वीकृति देनी ही होगी, मतलब बाध्य हो जाएंगे। इस प्रकार राष्ट्रपति के पास संसद द्वारा पारित विधेयकों के संबंध में वीटो की शक्ति होती है, अर्थात वह विधेयक को अपनी स्वीकृति के लिए सुरक्षित रख सकता है। वीटो लैटिन शब्द है जिसका अर्थ होता है रोकना।
भारत के राष्ट्रपति में 3 प्रकार की वीटो शक्ति निहित है। ऐतिहासिक वीटो पहला, अर्थात विधायिका द्वारा पारित विधेयक पर अपनी राय सुरक्षित रखना। निलंबनकारी वीटो, जो विधायिका द्वारा साधारण बहुमत द्वारा निरस्त की जा सके। और तीसरा, जेबी वीटो या पॉकेट वीटो, विधायिका द्वारा पारित विधेयक पर कोई निर्णय नहीं करना। ऐतिहासिक वीटो, इसका संबंध राष्ट्रपति के उस शक्ति से है जिसमें वह संसद द्वारा पारित किसी भी विधेयक को अपने पास सुरक्षित रख सकता है। वह विधेयक इस प्रकार समाप्त हो जाता है और अधिनियम नहीं बन पाता। सामान्यतः यह वीटो निम्न 2 मामलों में प्रयोग किया जाता है: गैर सरकारी सदस्यों के विधेयक के संबंध में, अर्थात संसद का सदस्य जो मंत्री न हो द्वारा प्रस्तुत विधेयक। सरकारी विधेयक के संबंध में, जब मंत्रिमंडल त्यागपत्र दे दे, जब विधेयक पारित हो गया हो तथा राष्ट्रपति की अनुमति मिलना शेष हो। नया मंत्रिमंडल राष्ट्रपति को ऐसे विधेयक पर अपनी सहमति न देने की सलाह दे। निलंबनकारी वीटो, राष्ट्रपति इस वीटो का प्रयोग तब करता है जब किसी विधेयक को संसद को पुनर्विचार हेतु लौटाता है। हालांकि यह संसद उसे विधेयक को पुनः किसी संशोधन के बिना या संशोधन के साथ राष्ट्रपति के पास भेजती है तो राष्ट्रपति को स्वीकृति देना बाध्यकारी हो जाता है। ये ऊपर देख चुके हैं। इसका अर्थ है कि राष्ट्रपति के इस वीटो का उस विधेयक को साधारण बहुमत या पुनः पारित कराकर निरस्त किया जा सकता है। नोट दिया हुआ है, इसमें क्या है देख लेते हैं। राष्ट्रपति धन विधेयकों के मामलों में निलंबनकारी वीटो का प्रयोग नहीं कर सकते। राष्ट्रपति किसी भी धन विधेयक को अपनी स्वीकृति या तो दे या उसे रोक कर रख सकते हैं, परंतु उसे संसद को पुनर्विचार के लिए नहीं भेज सकते। साधारणतः राष्ट्रपति धन विधेयक पर अपनी स्वीकृति उस समय दे देता है जब यह संसद में उसकी पूर्वानुमति में से प्रस्तुत की जाती है। जेबी वीटो, राष्ट्रपति के किसी विधेयक पर अनुमति देने या न देने के निर्णय लेने की सीमा का अभाव होने के कारण राष्ट्रपति जेबी वीटो का प्रयोग कर सकता है, क्योंकि अनुच्छेद 111 केवल यह कहता है कि राष्ट्रपति विधेयक लौटाना चाहता है तो विधेयक को उसे प्रस्तुत किए जाने के बाद यथाशीघ्र लौटाना होगा। जेबी वीटो शक्ति का प्रयोग उदाहरण का प्रयोग किया गया था 1986 में संसद द्वारा पारित भारतीय डाक संशोधन विधेयक, जिस पर तत्कालीन राष्ट्रपति, जो उस समय के राष्ट्रपति थे, ज्ञानी जैल सिंह ने कोई निर्णय नहीं लिया। 3 वर्ष पश्चात 1989 में अगले राष्ट्रपति आर वेंकटरमन ने इस विधेयक को नई राष्ट्रीय मोर्चा सरकार के पास पुनर्विचार हेतु भेजा, परंतु सरकार ने इसे रद्द करने का फैसला लिया। नोट, संविधान संशोधन से संबंधित अधिनियमों में राष्ट्रपति के पास कोई वीटो शक्ति नहीं है। 24वें संविधान संशोधन अधिनियम 1971 ने संविधान संशोधन विधेयकों पर राष्ट्रपति को अपनी स्वीकृति देने के लिए बाध्यकारी बना दिया। राज्य विधायिका पर राष्ट्रपति की वीटो। ठीक है, राज्य विधायिकाओं के संबंध में भी राष्ट्रपति के पास वीटो शक्ति है। राज्य विधायिका पर पारित कोई भी विधेयक तभी अधिनियम बनता है जब राज्यपाल अथवा राष्ट्रपति, यदि विधेयक राष्ट्रपति के विचारार्थ लाया गया हो, उस पर अपनी स्वीकृति दे देता है। जब कोई विधेयक राज्य विधायिका द्वारा पारित कर राज्यपाल के विचारार्थ उसकी स्वीकृति के लिए लाया जाता है तो अनुच्छेद 200 के अंतर्गत उसके पास 4 विकल्प होते हैं। किसके पास? राज्यपाल के पास। वह विधेयक पर अपनी स्वीकृति दे सकता है, वह विधेयक पर अपनी स्वीकृति सुरक्षित रख सकता है, वह विधेयक, यह धन विधेयक ना हो, को राज्य विधायिका को पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है, वह विधेयक को राष्ट्रपति के विचाराधीन आरक्षित कर सकता है। जब कोई विधेयक राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित किया जाता है तो राष्ट्रपति के पास 3 विकल्प होते हैं। राष्ट्रपति क्या करेंगे? अनुच्छेद 201 में दिया हुआ है। वह विधेयक पर अपनी स्वीकृति दे सकता है, वह विधेयक पर अपनी स्वीकृति सुरक्षित रख सकता है,
वह राज्यपाल को निर्देश दे सकता है कि वह विधेयक, यदि धन विधेयक नहीं है, को राज्य विधायिका के पास पुनर्विचार हेतु लौटा दे। ठीक। यदि राज्य विधायिका किसी संशोधन के बिना अथवा संशोधन करके पुनः पारित कर राष्ट्रपति के पास भेज देती है तो राष्ट्रपति इस पर अपनी सहमति देने के लिए बाध्य नहीं है। इसका अर्थ है राज्य विधायिका राष्ट्रपति के वीटो को निरस्त नहीं कर सकती। इसके अतिरिक्त संविधान में यह समय सीमा भी तय नहीं है कि राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति के विचारार्थ रखे गए विधेयक पर राष्ट्रपति कब तक अपना निर्णय दे। राष्ट्रपति चाहे तो अनिश्चित समय तक उसे रोक कर रख सकता है। इस प्रकार राष्ट्रपति राज्य विधायिका पर अपनी जीवी वीटो का प्रयोग कर सकता है। भारत में राष्ट्रपति के द्वारा संघ वित्त आयोग की सिफारिशें, नियंत्रक महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन, राष्ट्रपति अनुसूचित जाति आयोग एवं राष्ट्रीय जनजाति आयोग के प्रतिवेदन को संसद के पटल पर रखवाया जाता है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। वे लगातार 2 बार राष्ट्रपति निर्वाचित हुए। डॉक्टर एस राधाकृष्णन लगातार 2 बार उपराष्ट्रपति तथा 1 बार राष्ट्रपति रहे। केवल बीबी गिरी के निर्वाचन के समय दूसरे चक्र की मतगणना करनी पड़ी। नीलम संजीवा रेड्डी ही एक ऐसे राष्ट्रपति थे जो निर्विरोध निर्वाचित हुए थे। नीलम संजीवा रेड्डी निर्विरोध राष्ट्रपति निर्वाचित। भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। और राष्ट्रपति से संबंधित तथ्य देखते हैं, सुन लेते हैं, बताते हैं हम आपको। अगर किसी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करना है तो इसकी शक्ति किसके पास होती है? राष्ट्रपति के पास होती है। ये था राष्ट्रपति से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य जो आप देख रहे थे। हमारे चैनल से बने रहिए। अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे ही अच्छे अच्छे टॉपिक आपको मिलते रहेंगे। धन्यवाद।